गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने नए पाठ को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले वाले कालांश में हमने हमारी कविता छापा देखा था। इस कालांश में हम पाठ 5 देखेंगे, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इसे लिखा है सुनील शास्त्री। और इस पाठ में सुनील शास्त्री जी ने ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो उनके पिताजी हैं, इतने ईमानदार थे कि अपने पिताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए सादा जीवन उच्च विचार, इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। पाठकों के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हमारे सामने इसका परिचय कराया है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके जीवन में किस प्रकार सादगी थी, अपने कर्तव्य के प्रति किस प्रकार वे वफादार थे। इस बात को यहाँ पर उजागर किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन है? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जैसे आप सभी जानते हो, ये इनके पुत्र हैं लेखक सुनील शास्त्री, और ये दूसरे पुत्र हैं अनिल शास्त्री। तो जो सुनील शास्त्री जी हैं, अपने पिता जी लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व के बारे में उनका पूरा परिचय हमें इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, और किस प्रकार वे अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। इसलिए पाठ का नाम ही दिया गया है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। तो ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि जन्म लेखक का सुनील शास्त्री जी, जन्म 1950। परिचय: सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। अब गद्य संबंधी हमें इस पाठ में क्या बताया गया है? प्रस्तुत संस्मरण। संस्मरण मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम किसी घटना को याद कर लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। पर दुख कातरता, दूसरों के दुख से दुखी होना, मतलब दूसरे के दुख को भी अनुभव करना। ठीक है बच्चों, तो चलो इस पाठ को देखते हैं। और ये पाठ बच्चा हमारे पास थोड़ा बड़ा है, तो इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज पहले भाग में पढ़ते हैं। इसमें है कि किस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी के साथ रहे, कैसा उन्होंने अनुभव किया। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो प्रधानमंत्री के बेटे होना कितने गर्व महसूस होता होगा। और प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो भाई हम प्रधानमंत्री के बेटे, ये भाव भी मन में आ जाता है। लेकिन ये भाव उनके पिताजी ने कभी उनके मन में आने ही नहीं दिया। इससे संबंधित एक छोटी सी घटना भी है इसमें। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव मतलब कमी नहीं देखी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। वो कहते हैं जब तक पिताजी थे तब तक कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद भाई जीवन है, लोगों की ज़िंदगी है, कुछ न कुछ परेशानी आती है, तो कुछ प्रभाव पड़ा कि उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। बच्चों, पहले पुलिस मंत्री को ही गृह मंत्री ही कहा जाता था। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना करता था कि हमारे पास ये छोटी सी गाड़ी है, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबू जी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। लेखक क्या कहता है यहाँ पे? लेखक कहते हैं कि इन सब के बाद हमारे पास छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे पास बड़ी गाड़ी हो। जब बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ पे क्या मिली उनको? इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो नहीं थी। सोचते विचारते, कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई ऑर्डर देने की।
हमने बाबूजी के निजी सचिव जो उनका पीए होता है, कहा, सहाय साहब, क्या नाम है उनका, सहाय साहब, जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। रेजिडेंस का अर्थ मतलब जहाँ वे रहते हैं। एक दिन इनकी हिम्मत हो गई कि चलो आज तो हम इम्पाला सेवरलेट गाड़ी तो चला के ही रहेंगे। लेकिन ये जो गाड़ी है बच्चों, वो लाल बहादुर शास्त्री जी को किसके लिए मिली है, ऑफिस वर्क करने के लिए। और यहाँ पर ये बच्चों का उम्मीद क्या है कि भाई हमें मिली है तो चलो हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे होते होंगे कि जो सरकार की तरफ से हमें मिलता है वो सरकारी काम करने के लिए मिलता है, लेकिन लोग उसे पर्सनल में भी उपयोग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे ऐसा बताया गया है कि इन्होंने ऐसा नहीं करने दिया अपने बच्चों को। इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। रेजिडेंस मतलब घर की तरफ आ जाए। अब क्या होता है, 2 मिनट में आकर गाड़ी दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। उनके जो भाई थे, अनिल और सुनील, ये 2 भाई हैं। उन्होंने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। ड्राइवर को साथ नहीं ले गए, ये दोनों भाई निकल लिए। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुर्रियाँ आने लगी हैं। मतलब उन्होंने जो सोचा था इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के ड्राइव करना, कहीं जाना, वो उन्हें मिल गया और बहुत अच्छा लगा। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँच गए। और ये गाड़ी लेकर कहाँ गए थे, खाना खाने गए थे। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। इन्होंने अपने पिताजी से परमिशन नहीं ली थी, चुपचाप गाड़ी लेकर गए थे। और उन्हें याद आ गया, अरे बाप रे, अब तो बाबूजी आ गए होंगे। आगे क्या होता है, वापस घर आ, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, गेट के पहले गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी मतलब जो वहाँ पे वॉचमैन था। यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। अगर वो सैल्यूट करता तो आवाज़ आती, पिताजी को पता चल जाता। तो ये लोग ने क्या किया, संतरी को बोला सैल्यूट वैल्यूट मत करो, धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। मतलब गेट खोल दो और गेट में से आवाज़ आए तो उसे बंद भी मत करो, खुला ही रहने दो। बाबूजी का डर था, यह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा भी हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। इन्होंने क्या सोचा बच्चों, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कोई हम गलती करते हैं, कुछ होते हैं तो तुरंत पकड़े जाते हैं तो बहुत डांट पड़ती है। लेकिन एक दिन बाद पकड़े जाते हैं, एक दिन बाद डांट तो थोड़ी कम डांट पड़ती है। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, अभी तुरंत पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी, इससे अच्छा दूसरे दिन कुछ बात होगा तो थोड़ा कम डांट पड़ेगा, पानी पड़ चुका होगा या तो भूल चुके होंगे बात को। संतरी से जैसा कहा उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिल गई। अब ये लोग को लेट भी हो गया था, दूसरी ये गाड़ी भी लेकर चले गए थे और ये लोग डरते हुए चुपचाप पीछे के दरवाजे से गए। और जैसे ही गए, कौन मिल गया, माँ मिल गई। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? इन्होंने अपनी माँ से पूछा। पिताजी आ गए? उन्होंने हमारे बारे में कुछ पूछा तो नहीं? बोली हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई। मतलब इन्होंने आगे, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि क्या पूछें। और उन्होंने अपनी मम्मी को क्या कहा, अपनी माँ को क्या कहा कि हमें सुबह आराम से देर तक सोने देना। क्यों? क्योंकि आज हम देर रात तक आए हैं ना, तो कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। देखो उन्होंने अपनी माँ को हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ तो ये कह के सोए हैं तो इनको लगा माँ तो किसी को भेजेगी ही नहीं, लेकिन किसी ने 5 और पौने 6 के बीच दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने के लिए। आगे क्या होता है, इन्होंने क्या सोचा, कोई नौकर आया है। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाते जोर से बिगड़ के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। इनको क्या लगा, बाहर कोई नौकर खड़ा है
और चाय वगैरह लेके आ गया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और सामने कौन मिल गए? पिताजी मिल गए। और पिताजी से फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा बेध्यानी, ध्यान नहीं था इसलिए कुछ भी कह गया। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के टेबल पे जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया और तर्क भी कुछ नहीं किया। इन्हें ऐसे लगा कि पिताजी को सब पता है, लेकिन पिताजी ने उनसे कुछ नहीं पूछा और उन्हें कुछ भी नहीं कहा, न कुछ जाहिर होने दिया और न कुछ ऐसा करने दिया कि अपने चेहरे से गुस्सा दिखाया, और ना ही कुछ उनसे ऐसे पूछा क्या हुआ, रात क्यों आए, गाड़ी क्यों ले गए, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। इन्हें आश्चर्य हो रहा है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए। इन्होंने शुरुआत में अम्मा की बात सुनी ही नहीं कि अम्मा ने क्या कहा। माँ बोलने वाली थी, इन्होंने माँ की बात काट दी। माँ तो पिताजी को बता दी बच्चे आ गए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोल दिया था कि हम रात देर से आए। यहाँ पर इनकी चोरी पकड़ी गई। कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पे चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? अब इनके पिताजी ने क्या पूछ लिया कि तुम खाने पर तो गए थे, लेकिन हमारी जो फिएट गाड़ी थी घर के काम के लिए, वो गाड़ी तो दरवाजे पर खड़ी थी, तुम गए कैसे? ओह, यहाँ पर भी चोरी पकड़ने वाली जाने वाली है। कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी, मतलब ये सरकारी काम के लिए ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। पिताजी ने उनको डांटा नहीं, बस केवल प्यार से ही बोला, ओहो, तुम्हें बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। तो दोनों भाइयों ने इशारों में एक दूसरे को देखा। उनको क्या लगा, अरे वाह, अब तो हमें ये गाड़ी चलाने को मिलेगी। लेकिन आगे क्या होता है? चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, मतलब वो ड्राइवर से पूछ रहे हैं कि यह तुमने गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई है? तो उन्होंने कहा 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसे लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। निजी उपयोग मतलब इन दोनों भाइयों को आश्चर्य हो गया कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर से उनके पिताजी क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है? 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो उन्होंने ड्राइवर को हिदायत दी कि इस 14 किलोमीटर का जो भी पेट्रोल खर्च हुआ है, जो भी है, वह निजी खर्च, निजी उपयोग के लिए आप वहाँ पर लिख दो। तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। मतलब उनके पिताजी ने यह बताया अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा, उन्होंने ड्राइवर को ही बताया, समझाया कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर, मतलब इन्होंने 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे वहाँ पर जमा दें, क्योंकि यह सरकारी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, यह निजी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे क्या होता है यहाँ तक हम पढ़ते हैं। इसके मतलब बच्चों को बहुत आश्चर्य होता है कि उनके पिताजी ने मतलब वो जो गाड़ी वो चलाए हैं तो वह पर्सनल के लिए चलाया गया है और इसके लिए वो उसका पैसा भी भर रहे हैं। मतलब किस प्रकार वह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं। अब इसके आगे वाला पार्ट हम अगले कालांश में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं वह क्या है वो देखते हैं। परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का क्या परिणाम था? क्या परिणाम हुआ? जब उन्होंने 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाया था तो लेखक की नींद टूट गई। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का क्या हुआ? दोनों भाई को बहुत तकलीफ होती है, मतलब उन्हें
अच्छा नहीं लगता। अब अगला है वर्ण पहले से विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। दुख का क्या आएगा? सुख। प्रसन्न, अप्रसन्न। भला, बुरा। सदुपयोग, दुरुपयोग। ये आप इसमें से ही देखकर कर सकते हो। तो अगला वाला पाठ जो पाठ है, भाग है, वह हम अगले कालांश में देखते हैं। तब तक के लिए